नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कवलजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीए सर जी पर। दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है या आप ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 194 IA TDS ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो चलिए साथ में इस सेक्शन को डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस सेक्शन में लिखा क्या है। इस सेक्शन में लिखा है एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफररी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ए रेसिडेंट ट्रांसफर एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी लायबल टू डिडक्ट TDS। इस सेक्शन में वर्ड यूज़ किया गया है एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफरी, और ट्रांसफरी का यहाँ पर मतलब बायर से है। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स में एज ए पर्सन डिफाइन किया गया है, चाहे वह इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, कोई भी व्यक्ति है उस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा। यहाँ एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। जनरली आपने देखा होगा कि TDS के प्रोविज़न बिजनेसमैन या प्रोफेशनल पर ही एप्लीकेबल होते हैं अगर उनकी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर की टर्नओवर होती है, लेकिन यह सेक्शन सभी पर इक्वली एप्लीकेबल है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, नॉन बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन ही क्यों ना हो, इवन ए हाउसवाइफ के ऊपर भी यह सेक्शन इक्वली एप्लीकेबल है अगर वह कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है। तो आगे देखते हैं इस सेक्शन में TDS किसका काटा जाएगा। इस सेक्शन में वर्ड यूज़ किया गया है रेसिडेंट ट्रांसफरर, और ट्रांसफरर का मतलब यहाँ पर सेलर से है। सेलर रेसिडेंट भी होना चाहिए। इट मीन्स यह सेक्शन सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा अगर आप किसी रेसिडेंट पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। नॉन रेसिडेंट पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज करने पर इस सेक्शन में TDS नहीं काटा जाएगा। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करने पर TDS काटा ही नहीं जाएगा। नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करने पर सेक्शन 195 के इम्प्लीकेशंस देखने होंगे, जिसको कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और इसकी लिमिट्स क्या है। सबसे पहले हम लिमिट्स की बात करते हैं। इस सेक्शन में अगर आप 50 लाख रुपए या उससे ऊपर की कोई भी वैल्यू की एसेट्स परचेज करते हैं तो आप TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 50 लाख से कम की वैल्यू की एसेट्स परचेज करने पे TDS नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब लैंड और बिल्डिंग से है। लैंड और बिल्डिंग में रूरल एग्रीकल्चर लैंड शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी है, चाहे उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से अधिक ही क्यों ना हो, तब भी यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा और आप TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। साथ ही कंपलसरी एक्विजिशन के केस में भी इस सेक्शन में TDS नहीं काटा जाएगा। अगर हम इस पोर्शन को समराइज़ करें तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पर TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट, अगर आपकी परचेज वैल्यू 50 लाख रुपए से कम है तो आप TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकंड, अगर आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी है, चाहे उसकी वैल्यू 50 लाख से अधिक ही क्यों ना हो, तब भी आप TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्ड, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में भी TDS नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं TDS का रेट क्या होगा, TDS किस वैल्यू पर काटा जाएगा और TDS कब काटा जाएगा। यहाँ पर TDS का रेट 1% है। 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से अधिक की वैल्यू की एसेट्स परचेज करने पर ही TDS काटा जाएगा, और TDS डिडक्ट पेमेंट के टाइम पर करना है। जब आप पेमेंट करेंगे उसी समय TDS डिडक्ट करेंगे। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक एसेट परचेज करी और उसकी वैल्यू 48 लाख रुपीज़ है। इस केस में आपकी वैल्यू 50 लाख रुपए से कम है तो आप कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपने एग्जैक्ट 50 लाख रुपए की एसेट्स परचेज करी तो उस केस में आप 1% के दर से TDS डिडक्ट करेंगे 50,000। नेक्स्ट, अगर आपने 70 लाख की कोई एसेट्स परचेज करी तो इस केस में आप 1% के रेट से 70,000 का TDS डिडक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू का मतलब परचेज कंसिडरेशन से है, और परचेज कंसिडरेशन में यहाँ पर इंक्लूडेड है ऑल टाइप ऑफ फीस एंड चार्जेस, चाहे वो पार्किंग फीस हो, चाहे वो मेंबरशिप फीस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फीस हो। अगर आपने एसेट परचेज करने के टाइम पर आपके एग्रीमेंट का वो पार्ट है तो आप उसके ऊपर भी TDS काटेंगे। सपोज आपने कोई एक एसेट परचेज करी जिसकी वैल्यू 45 लाख रुपीज़ है, और उस एसेट्स के साथ साथ आपने कार पार्किंग भी ले ली जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है, प्लस आपने 3 लाख रुपए मेंबरशिप फीस दे दी, तो टोटल मिला के 51 लाख रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों आप टोटल 51 लाख पर 1% का TDS डिडक्ट कर लेंगे।
इस सेक्शन में टीडीएस पेमेंट करने के टाइम पर डिडक्ट करना है। यदि आपने पेमेंट लमसम में करी है तो आप फुल वैल्यू पर एक साथ टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, और यदि आपने पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करी है तो आप हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेंगे विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच यू हैव डिडक्टेड द टीडीएस। इस टीडीएस को आप 26QB फॉर्म में सबमिट करेंगे। यह फॉर्म 26QB चालान कम स्टेटमेंट है, और इस चालान कम स्टेटमेंट को फाइल करने के बाद आपको 15 दिन के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा अपने सेलर को। सपोज आपने कोई एक एसेट परचेज करी और वह एसेट्स आपने 15 अक्टूबर 2021 में परचेज करी। इस केस में 31 अक्टूबर 2021 तक मंथ एंड होगा, और वहाँ से लेके 30 दिन यानी कि 30 नवंबर 2021 तक आपको टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देना है 26QB में। इसके बाद यहाँ से लेके 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना है, जिसकी डेट 15 दिसंबर 2021 होगी। इस सेक्शन में फॉर्म 26QB फाइल करने के लिए 10 लेना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर फॉर्म 26QB पेन बेस्ड फाइल होगा, लेकिन यहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों के पास अपना पेन होना ज़रूरी है। यदि सेलर अपना पैन नंबर नहीं देता तो इस कंडीशन में बायर 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा 1% की जगह पर। लेकिन यह चीज़ पॉसिबल नहीं लगती, क्योंकि 30 लाख से ऊपर की वैल्यू की रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रार आपसे कंपलसरी पैन मांगता है, क्योंकि रजिस्ट्रार को इस केस में AIR इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपके पास पैन होना कंपलसरी होगा। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं और देखते हैं कि को ओनरशिप की सिचुएशंस में क्या होगा। को ओनरशिप का मतलब होता है कि कोई एक एसेट्स है और उस एसेट्स को दो लोग मिलकर होल्ड करते हैं या दो लोग मिलकर उस एसेट्स को खरीदते हैं। सपोज आपके पास कोई एक एसेट्स है और उस एसेट्स की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और वह को ओनरशिप में होल्ड की गई है। जब उस एसेट्स को सेल किया जाएगा या परचेज किया जाएगा तो वहाँ पर टीडीएस के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम एक बायर लेते हैं और दो सेलर लेते हैं। अगर एक बायर दो सेलर्स को अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा तो जो बायर है वो दोनों सेलर का टीडीएस डिडक्ट करेगा और दो सेपरेट 26QB फाइल करेगा। सेकंड, अगर बायर दो हैं और सेलर एक है, इस केस में दोनों बायर सेपरेटली 26QB फाइल करेंगे और सेलर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशूज़ करेंगे। थर्ड, अगर दो बायर हैं और दो सेलर हैं तब क्या होगा? इस केस में दोनों बायर दोनों सेलर का टीडीएस डिडक्ट करेंगे और अपने अपने प्रोपोर्शनेट में टीडीएस डिडक्ट करने के बाद 26QB फाइल करेंगे और दोनों सेलर को दोनों बायर टीडीएस सर्टिफिकेट इशूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करने में टीडीएस का क्या इम्प्लीकेशंस होगा। नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करने पर सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में टीडीएस सेक्शन 195 में काटा जाएगा। सेकंड, नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करने पर 50 लाख की लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी। आप नॉन रेसिडेंट से 50 लाख से कम वैल्यू की एसेट्स परचेज करते हैं तब भी आपको टीडीएस काटना है। थर्ड, नॉन रेसिडेंट्स के केस में टीडीएस का रेट 1% नहीं होगा। नॉन रेसिडेंट्स के केस में टीडीएस कैपिटल गेन पर काटा जाता है और रेट जो है वो कैपिटल गेन के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो रेट आपका 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस एज एप्लीकेबल होगा, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका टीडीएस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग प्लस सरचार्ज प्लस सेस पर एप्लीकेबल होगा। अब बात आती है कि बायर को कैसे पता लगेगा कि नॉन रेसिडेंट सेलर का कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल गेन का नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। यहाँ पर सेलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्रोच करेगा और फॉर्म 13 फाइल करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि उसका कैपिटल गेन कंप्यूट कर दिया जाए। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। इस सर्टिफिकेट को सेलर अपने बायर को दे देगा, उसके बेसिस पर बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा। यदि नॉन रेसिडेंट सेलर यह सर्टिफिकेट नहीं लेता, इस केस में बायर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पर टीडीएस डिडक्ट करेगा, कैपिटल गेन के ऊपर नहीं करेगा। अब एक बात और देखनी है, इस केस में 10 लेना कंपलसरी है। अगर आप नॉन रेसिडेंट सेलर से कोई एसेट्स परचेज करते हैं
तो आपको 10 लेना कंपलसरी है। जैसा कि हमने देखा था सेक्शन 194 IA में, वहाँ पर 10 लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सेलर जो था वो रेसिडेंट था। तो नॉन रेसिडेंट के केस में आपको 10 लेना कंपलसरी है। आइए अब हम फॉर्म 26 QB फाइल करने का प्रोसीजर समझते हैं। आइए देखते हैं फॉर्म 26 QB कैसे फाइल करना है। इसके लिए इनकम टैक्स की साइट tin-nsdl.com पर जाएंगे। इसके बाद सर्विस टैब पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी का बटन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब इस विंडो में लेफ्ट हैंड साइड में ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB पर क्लिक करेंगे। अब ई पेमेंट एंड टैक्स की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें नीचे स्क्रॉल करने पर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्क्रीन पर हम 4 ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, सेकंड एड्रेस, थर्ड प्रॉपर्टी डिटेल, फोर्थ पेमेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर आप कंपनी हैं तो कॉर्पोरेशन टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और नॉन कंपनी के केस में अदर देन कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर फाइल नहीं करना है, यह ऑटो पॉपुलेटेड होंगे। स्टेटस ऑफ सेलर में रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। नॉन रेसिडेंट के केस में फॉर्म 26 QB फाइल नहीं होता है। यहाँ बायर का पैन नंबर आएगा, बायर के पैन को रिकन्फर्म करेंगे। ऐसे ही सेलर का पैन नंबर डालना है और रिकन्फर्म करना है। कैटेगरी ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, यहाँ पैन डाटाबेस से ऑटोफिल होगा। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एड्रेस वाले पार्ट में आ जाएंगे। पहले हम बायर का कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। अगर प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर खरीदी है तो यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे और सेलर का कंप्लीट एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पर भी एक से ज़्यादा सेलर ने मिलकर प्रॉपर्टी बेची है तो यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। फिर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी डिटेल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे। लैंड या बिल्डिंग, जो भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस फिल कर देंगे, जैसे कि उसकी सिटी, स्टेट, पिन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट में एग्रीमेंट की डेट, मंथ और ईयर डाल देंगे। टोटल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में प्रॉपर्टी की परचेज वैल्यू आएगी। पेमेंट टाइप में अगर एक साथ फुल पेमेंट की है तो लमसम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर पेमेंट किस्तों में की गई है तो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ पेमेंट में आपने जिस डेट में पेमेंट की है वह डेट डाल देंगे। इसमें मंथ, डेट, ईयर सब सेलेक्ट कर देंगे। डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन में टीडीएस काटने की डेट आएगी, इसमें भी डेट, मंथ, ईयर सारी चीज़ें हम सेलेक्ट कर देंगे। अमाउंट पेड क्रेडिटेड में आपने जो भी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में या लमसम में सेलर को पे किया है वह यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद टैक्स डिपॉजिट डिटेल में ऊपर वाली अमाउंट ही आएगी। रेट ऑफ टीडीएस में ऑटोमेटिकली 1% आ जाएगा। यहाँ पर टीडीएस की अमाउंट आ जाएगी। यदि आपने टीडीएस डिले डिडक्ट किया है तो इंटरेस्ट और लेट फीस भी पे करना होगा। टोटल पेमेंट में फाइनल टीडीएस पेबल रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब फाइनल पेमेंट के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली और सेकंड ई टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट। अगर हमें इमीडिएटली पेमेंट करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, 2 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट करके हम अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कैप्चा डाल के
फाइनल प्रोसीड कर देंगे, जिससे कि हमारी 26 क्यूबी यहीं पर फाइल हो जाएगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जनरेट हो जाएगा। अगर आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल CA सर जी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।